बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज़ ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद नज़ीर, पाकिस्तान के साबिक़ फास्ट बॉलर, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इरफान ने, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, दराज कद फास्ट बॉलर। और शाहिद भाई, आप से मैं कुछ थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज, स्पेशली जो 2 T20 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान, 3 T20 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के। तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तो T20 टी सीरीज ट्वेंटी हार चुका सीरीज। है, अब कल से टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान सीरीज हारा है T20 की, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं बॉलिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, बैटिंग के मसाइल थे, फील्डिंग के मसाइल थे, या हमारी मैनेजमेंट के मसाइल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये T20 पे हम क्योंकि पहले बात कर रहे हैं, तो T20 3 मैचेस की सीरीज़ थी, जिसमें से पाकिस्तान 2 मैच पहले हार गया। तीसरा मैच थोड़ा कम बैक किया पाकिस्तान ने, कुछ परफॉर्मेंस बेहतर की अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में। बॉलिंग में तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी, लेकिन बैटिंग में थोड़ा इम्प्रूव किया और टारगेट को चेज़ किया इन्होंने। बहुत अच्छा रहा, क्लीन स्वीप नहीं हुए। अगर ओवरऑल देखा जाए कि इस T20 सीरीज़ में कौन सा आपका बॉलिंग का डिपार्टमेंट, बैटिंग या फील्डिंग, किसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शोबे ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि जब आप कलेक्टिवली फेलियर करते हो, तो फिर ही आप किसी भी मैच में वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा बैटिंग में भी कि बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, यानी एक प्लेयर किसी भी। शायद भाई, इस वक्त मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इरफान। वालेकुम सलाम शाहनवाज भाई, कैसे हैं आप? इरफान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, आप ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। इरफान, हमारी बात हो रही है मेरी और शाहिद भाई की। ये जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान 3 T20 सीरीज जो है वो तो हार चुका है, और अब कल से टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस शिकस्त का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, या जो इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं मैनेजमेंट के साथ? तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हम सीरीज हारे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद शाहिद भाई, आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत ही अच्छे वालेकुम फास्ट बॉलर थे सलाम। माशाल्लाह। तो थैंक यू। बाकी आपने जो बात की T20 सीरीज की, और जो दूसरी बातें बीच में आ रही हैं, तो जो मेरे जो अपना आइडिया उसमें यही है कि हमने जो पहले 2 मैच हारे हैं उसमें हमने जो पावर प्ले है वो अच्छा नहीं खेला। तो उसमें देखिए आप, ऊपर का जो हमारे ओपनिंग स्टैंड मिलना था हमें, ऊपर से 3-4 आउट हो जाते थे। जैसे ही वो थोड़ा दूसरे बैट्समैन आके उस चीज को कवर करते थे, विकेटें काफी गिरती जाती थी। तो लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा टोटल करते रहे, और उससे सबसे बड़ी बात है बॉलरों ने जिस तरह परफॉर्म किया है, और इस मैच को लास्ट ओवर तक लेके जाते रहे। तो दूसरी जो बात आपने मैनेजमेंट की कही है, वो तो वहां पे जो प्लेयर हैं वही बता सकते हैं। तो यहाँ तो आमर की वजह से थोड़ा इशू नजर आ रहा था, लेकिन बाकी ओवरऑल देखें, उसके बाद फिर जिस तरह टीम ने कमबैक किया लास्ट T20 में, तो वो बड़ी अच्छी चीज थी, और उससे पाकिस्तान टीम को आगे जो मैच आएंगे उनमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। जी बिल्कुल इरफान, लेकिन साथ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान ने जैसे ही दौरा न्यूजीलैंड शुरू किया है, पाकिस्तान के साथ काफ़ी सारे मसाइल रहे हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान टीम वहाँ पे पहुँचती है, पाकिस्तान के चंद प्लेयर्स के जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू 14 डेज जो है पाकिस्तानी टीम को क्वारंटीना करना पड़ता है। पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स जितने भी थे उनको बिल्कुल एक रूम में, तो ज़ाहिर है एक स्पोर्ट्समैन के लिए रूम में अकेलेपन में इतना वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद वो लोग मेंटली थोड़े डिस्टर्ब थे। काफ़ी मसले मसाइल भी इन द बिगिनिंग पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी पहले 2 T20 मैचेस में। नहीं, असल में वाकई बात तो आपने सही कही है कि जब जाके आपने पहले पाकिस्तान टीम को, और जो साथ स्पोर्ट्स लोग थे, जो जितने भी स्टाफ था, उनको ये आइडिया नहीं था कि हमें 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो लेकिन जैसे ही जी पाकिस्तान बिल्कुल। के जो प्लेयर थे उनके कोविड, उनका जरा दूसरे मतलब के ज्यादा पॉजिटिव आ मंफी गया आने था। की वजह से, या तो
उसकी वो काफी पॉजिटिव आने की मुश्किलात वजह हुई से हैं। असल में तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड उसके जितनी बाद भी क्रिकेट हो रही है इरफान, उनके और लिए ये प्रॉब्लम है कि वो आपने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं स्पेशली क्रिकेट खेलने के लिए तो 8 से 10 दिन का नॉर्मली वो करेंटीना कर रहे हैं, लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड ने 14 डेज का किया था इसलिए हमारे प्लेयर्स के लिए एक सरप्राइज भी था और उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रगल भी की हमारे प्लेयर्स ने इसके लिए। वो तो आपको मुश्किल होती है, 14 दिन आपने कुछ भी ना किया हो, चाहे आपने थोड़ी बहुत ही रूम में रह के ट्रेनिंग की हो, तो थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को शुरू में इतने मैचेस नहीं मिले और वो प्रैक्टिस जो यहाँ से एम लेके गए थे वो वहां पे जाके वो प्रैक्टिस नहीं कर सके, थोड़े मैच मिले थे। बाकी मुझसे ज्यादा सीनियर बैठे हैं शायद भाई, वो भी बताएंगे अगर आप एक वीक भी ट्रेनिंग या बॉलिंग ना करें तो थोड़ा आपको थोड़ी दोबारा जब ग्राउंड में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी थोड़ी वजह थी। उसके बाद देखें आपने लेकिन दो हमने मैच देखा हारने के बाद जिस तरह इरफान, टीम ने कमबैक किया आपने तो भी वो बड़ा देखा अच्छा होगा, साइन था। इरफान आपने भी देखा, हमने भी देखा है जब पाकिस्तानी टीम जब बाहर आई है करेंटीना से बाहर और प्रैक्टिस के लिए जो जब उनका फर्स्ट डे था तो हमने देखा हमारे लड़कों के चेहरे खिलखिलाए हुए थे, खुशी उनके चेहरों से हमें नज़र आ रही थी। वो तो मतलब जाहिर है एक क्रिकेटर के लिए 14 दिन एक कमरे में गुजारना वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा इरफान मुझे ये बताएं, कल से पाकिस्तान के दो टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली T20 का स्क्वाड कुछ और था और उसमें चेंजिंग हुई है, कुछ प्लेयर्स आए हैं, अजहर अली आया है, आबद अली आया है, फ़ुआद आलम आए हैं। लेकिन फ़ुआद आलम के लिए मुझे एक बात बताएं आप कि फ़ुआद आलम को कंटिन्यू मिसबा कैरी कर रहे हैं टीम के साथ, लेकिन उनको प्रॉपर एक चांस नहीं दिया अभी तक उन्होंने। हालांकि फ़ुआद आलम को आप देखें, आपने कंटिन्यू फर्स्ट क्लास में आप भी खेल रहे हैं, वो आपके साथ भी वो खेल रहे हैं, T20 में भी आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो रन्स करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसको भरपूर मौका जिस तरह मिलना चाहिए वो अभी तक फुआद आलम को नहीं मिला। तो कल के मैच में आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कौन सी साइड खिलानी चाहिए? नहीं, उसमें तो पाकिस्तान टीम को एक तो अच्छा साइन है कि टेस्ट में जितने भी प्लेयर हैं उनको काफी ज्यादा टाइम मिल गया है। दूसरा अपनी ट्रेनिंग का, मैचेस का, तो एक 4 डे काफी मैच उनकी भी जीता बॉडी यूज पाकिस्तान टू ने। होगी होगी लेकिन ओवरऑल जितना भी आप देखें, कभी भी पाकिस्तान का टूर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या किसी और यूके में हुआ है तो काफी मुश्किलात होती हैं बैट्समैनों के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक टफ सीरीज होगी। तो उसमें आपको बड़ा होपफुली के मतलब के देख के चलना होगा आपको, और जिस तरह की बाउंसिंग विकटें हैं उस हिसाब से आपको अपने बैट्समैन भी खिलाने होंगे। जिस तरह आपने फवाद आलम का जिक्र किया तो उसको पीछे चांस मिला था, तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि मतलब मिसबा उनको साथ लेके कैरी करके चल रहे हैं। तो बाकी मैनेजमेंट विकेट देखेगी उस हिसाब से सारे जितने भी आगे में प्लेइंग 11 है वो वहां पे बैठ के डिसाइड करेगी, लेकिन पाकिस्तान के देखिए लिए थोड़ी ये टेस्ट सीरीज क्रिकेट के मुश्किल लिहाज से होगी। इरफान, अगर हम देखें टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो मिसबा को इस चीज़ पे भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि फुआद आलम को कंटिन्यू 3-4 सीरीज से कंटिन्यू वो टीम के साथ रखा हुआ है, सरफराज को रखा हुआ है, नहीं खिला रहे हैं। तो फुआद आलम के लिए स्पेशली अगर आप देखें कि फुआद आलम ने अगर परफॉर्म किया तो उनको एक भरपूर मौका मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया पिछले काफ़ी 1-2 सीरीज़ में भी, लेकिन कंटिन्यू जो है वो रन्स वो नहीं कर पा रहे, लेकिन कंटिन्यू टीम के साथ हैं, वो खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फवाद आलम को भी आज खिलाना चाहिए इस मैच में। और इसके अलावा अगर बॉलिंग साइड की तरफ आए इरफान, तो शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद अब्बास है, सुहेल खान है और नसीम शाह है। तो आपकी नज़र में बेस्ट चॉइस कौन सी होगी जो पाकिस्तान की 11 की साइड में खेलेगी? उसमें तो आपको एक तो यासर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए जो आपको बीच स्पिनर तो ऑफकोर्स में खेलेगा, फर्स्ट ऑब्वियसली डे के यासिर बाद शाह तो आपको खेलेगा, लेकिन मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो फास्ट बॉलर उसके साथ आपको सुहेल खान आपको लेके जाना पड़ेगा। अब्बास सीनियर है क्योंकि वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, साथ शहनशाह बड़े अच्छे टच में है। उसके अलावा फिर आपके साथ नसीम शाह और वहाब रियाज की ऑप्शन रह जाती है। तो क्योंकि आपने बैटिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मे बी आपको एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा। तो जफर गौहर को देख इसलिए लें। फहीम का भी चांस है कि वो भी करता। देखिए अगर हम ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं तो शादाब खान की जो रिप्लेसमेंट है वो जफ़र गौहर है, तो जफ़र गौहर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर हम देखें यासिर शाह को तो वो ऑब्वियसली खेलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो बाकी 4-5 फास्ट बॉलर्स हैं तो 3 फास्ट बॉलर्स तो डेफिनेटली खेलेंगे। आपके ख्याल में अब्बास और सुहेल खान में से किसको खिलाना चाहिए? अभी तो मेरे ख्याल में तो क्योंकि अब्बास कंटिन्यू खेलता आ रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, तो अब्बास तो पहली ऑप्शन है, क्योंकि वो उसने काफी टेस्ट में परफॉर्मेंस भी दी है। और साथ अगर सुहेल खान को भी खिला लें ये आपके लिए अच्छा, क्योंकि सुहेल खान नया गेंद बहुत अच्छा करता है। उसके साथ शहीनशाह भी है कि आपके पास काफी ऑप्शन है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यही होगा कि मैनेजमेंट को वहां पे विकेट का
कितना है, दूसरे तीसरे दिन किस तरह खेलेगा। तो उसके लिए आपको पुरानी बॉल करने के लिए भी चाहिए, उसमें वहाब रियाज है, तो काफी चीजें आ जाती हैं इस चीज में। लेकिन बेस्ट टेस्ट यही में होगा वहाब कि रियाज नहीं वहाब खेलेगा रियाज इरफान, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट से। इरफान आमिर की तरह वो भी टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। नहीं, उसको वापस ले लिया उन्होंने, उसने वापस कर लिया, तो अभी उसको कैरी कर रहे हैं इसमें भी। नहीं, वहाब रियाज तो एक अच्छा साइन है, वहाब रियाज है, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा, पाकिस्तान की बॉलिंग तो हमेशा एक पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रांग वेपन रहा है, लेकिन बैटिंग जो है वो हमेशा पाकिस्तान की कोलैप्स करती हुई नजर आई है हमें, स्पेशली इन ममालिक की पिचेस पे। असल में बाउंसिंग विकेटें होती हैं ज्यादा न्यूजीलैंड में, और जिस तरह उनको कंडीशन, हम यूएई में आते हैं तो हम अपने हिसाब से विकेट बनाते हैं, क्योंकि होम सीरीज का हर कोई अपना फायदा उठाता है। तो थोड़ा आपको बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, इतना कि मतलब उसमें जो हमारे पास फास्ट बॉलर हैं वो उनके लिए चांस हो के वो टीम को आउट कर सकें। तो पहले तो आपको बैटिंग के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर बैटिंग है तो उसमें ज्यादा टोटल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की T20 बैटिंग साइड का और ये जो टेस्ट मैचेस की बैटिंग साइड होगी, इसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन बाबर आजम भी नहीं खेल रहा, इमामुल हक भी नहीं खेल रहा, तो यहाँ पे हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी टीम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ हड्डी की मानद खेल रहे हैं। इमामुल हक इनफॉर्म बैट्समैन है, स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए, तो वो हमेशा रन उन्होंने किए भी हैं और काफ़ी परफॉर्म भी किया हुआ है। तो इस वक्त अगर दोनों, अगर डेफिनेटली पहला टेस्ट तो ये दोनों नहीं खेलेंगे बिकॉज वो इंजरीज प्रॉब्लम है उनको। तो पहले टेस्ट मैच में आपको क्या लग रहा है कि बैटिंग में आप कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं आफ्टर बाबर आजम? नहीं, बाबर आजम के बगैर तो रिलाई तो किसी पे नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर की जिस तरह फॉर्म लगी हुई थी, जिस तरह T20 वनडे और उसमें टेस्ट तीनों में परफॉर्म फॉर्मेट में। करता आ रहा था, तीनों फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा। अनलकी उनके चोट, तो उसमें पाकिस्तान को थोड़ा मसला तो होगा, आपने T20 में भी देखा है, और आगे टेस्ट में भी आपको मुश्किलात होंगी, क्योंकि बाबर एक एंड से स्कोर करता था, और जो टीम होती थी सारे उसके राउंड में खेलती थी, क्योंकि एक एंड उसको पे लेकर अपना चलते थे बिल्कुल। लगा रहता था, उसके साथ करते थे। थोड़ी मुश्किलात होगी, लेकिन आपको इस चीज से निकल के जो दूसरे प्लेयर हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उसके साथ शान मसूद है, साथ आबद अली ओपन कर सकते हैं, अजहर अली भी अच्छी फॉर्म में है। तो इस तरह पाकिस्तान की बैटिंग साइड भी अच्छी है। तो मेन यही है कि आपको टोटल बड़ा करना पड़ेगा और बड़े दिल के साथ खेलना पड़ेगा। मुश्किलात तो होंगी, न्यूजीलैंड में जाके मुश्किलात नहीं होनी तो किधर जाके होनी है। तो जिस तरह की हाँ, इन विकेटें ममालिक तेज में तो होती हैं होती तो है। वहां पे थोड़ा लेकिन आपको इरफान, मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ के इरफान, आप अभी माशाल्लाह फिट हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी आप खेल रहे हैं। मेरी ये अपनी पर्सनल राय है, और हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस बात को हम लेके चलते रहते हैं कि मोहम्मद इरफान T20 का बेहतरीन बॉलर है इस वक्त। तकरीबन पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं आप खेल रहे हैं। तो मेरा अपना तो ये मानना है इरफान कि आपको अभी 2-3 साल और कैरी करना चाहिए, आपको T20 जो है वो खिलाना चाहिए। तो आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं कि आप 2-3 साल तक पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं जिस तरह अपनी ट्रेनिंग भी रेगुलर अपनी कर रहा हूँ, आपके खेल रहा हूँ, क्योंकि अभी 4 डे मैचेस हो रहे हैं, वो मैं खेल नहीं रहा डोमेस्टिक के, तो वनडे T20 में आगे फोकस है मेरा ज्यादा। तो इस चीज को लेके चलूंगा साथ इंशाल्लाह, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो इशू आता था मेरा फिटनेस था, उस पर मैंने काफी वर्क किया है। और दूसरी जितने भी T20 लीगें खेल रहा हूँ, तो साथ साथ सारी परफॉर्मेंस सिलेक्टर के सामने आएगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में भी अनकरीब कम बैक करूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान। हम मोहम्मद इरफान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इस वक्त हमारे साथ थे। शाहिद भाई, मोहम्मद इरफान की बातें आपने सुनी, क्या लग रहा है आपको? जी, इरफान बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। स्पेशली जो पॉइंट उन्होंने उठाया कि अभी जो टेस्ट टीम में जो प्लेयर्स आए हैं इनको टाइम मिल गया प्रैक्टिस करने का, ये बात सही है कि T20 में आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप प्रैक्टिस मैच खेल सको, आप शुरू में प्रैक्टिस कर सको। आप किसी भी, जब आप वेन्यू चेंज करते हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो, तो आपको सबसे पहले जाके वहाँ का वेदर फेस करना पड़ता है, वहाँ जी की बिल्कुल। कंडीशंस फेस करना पड़ती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिला के आप अपने आप को वहाँ जाके खेलने के लिए उस कंडीशन में अपने आप अपने को आप को सेट यूज टू करना होता करना है, है आपने, यूज़ टू करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, आपको प्रैक्टिस मैचेस भी चाहिए होते हैं, जो कि T20 के प्लेयर्स को अनलकीली नहीं मिल सके। लेकिन यहाँ पे हमारे एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ
मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की अभी तक परफॉर्मेंस आपने देखी है, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको कंटिन्यू किया जाए। कि अब देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आज की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिसबाह उल हक को फारिग कर दिया है। पिछले साल भी वो हेड कोच थे। आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देखी थी कि इस्लामाबाद की यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस थी वो पैथेटिक थी। मतलब आप 2 बार की चैंपियन है ना वो, और उन्होंने फारिग कर दिया मिसबाह को। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में कोई स्टेप लेना चाहिए, स्पेशली ये जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो खिलाड़ियों के मसले मसाइल हैं। देखें, प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि सारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम मिसबाह और वकार यूनुस से है। तो आपकी टीम क्या परफॉर्म कर रही है? आपने क्रिकेट का वही हाल करना है जो आपने हॉकी का कर दिया है, कि हॉकी हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब क्रिकेट को भी उसी तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। देखिए, पाकिस्तान में प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान है एक तरह से। आपको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि जब मिसबाह कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट पे, मिसबाह को जब इन्होंने सबसे पहले एक फॉर्मेट से हटाया, आपको नज़र आना शुरू हो गया कि मिसबाह को पीछे लेके जा रहे हैं। फिर दूसरे से लेके गए, फिर तीसरे से भी हटाया। अब वो वाला सीन रिपीट हो रहा है। देखें, आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से इनको अभी इन्होंने अलग कर दिया है, मिसबाह ने फारिग कर दिया, मिसबाह को फारिग कर इनको दिया, फारिग कर दिया। अब डेफिनेटली ये अब ट्रेंड चलना है जिस तरह यहाँ पे होता है, जब एक जगह से हटाते हैं तो फिर उसको हटाते ही चले जाते हैं। अब इनको पाकिस्तान टीम से भी मे बी इस टूर के बाद या एक आध टूर और के बाद मिसबाह को स्टेप बैक करना पड़ेगा, या उनको खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या वो खुद ले लेंगे। हालात तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अगर 1-2 सीरीज पाकिस्तान और हार जाता है मिसबाह के एज ए हेड कोच और वकार यूनुस के होते हुए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वकार यूनुस हटेगा या वो इस्तीफा देगा। मिसबाह बेहतर है शायद कुछ थोड़ा इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि मुझे यहाँ पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, जिस मकसद के लिए मुझे लाया गया है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे वकार यूनुस नहीं नज़र आ रहा कि वकार यूनुस इस्तीफा देगा, क्योंकि एक बंदा 3 मरतबा टीमों बाहर कढ़िया तो 3 वारी फिर बेच आ गया। मैनू रख लो कोल किसी भी तरीके नाल। वो नहीं, वो ऐसा है कि जब लास्ट टाइम भी वकार भाई को फारिग किया था इन्होंने, तो उससे पहले भी लग ये रहा था कि ये शायद अभी का कुछ अरसा नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लॉबियाँ काम कर रही होती हैं, जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होते हैं, ये उसमें असरअंदाज होते हैं, तो वो अब मुझे लगता है एक्टिव हो गई हैं। वो इस मैनेजमेंट को हो सकता है वो चेंज करें, थोड़ा 1-2 सीरीज़ के बाद कर लें या इसके बाद ही कर लें, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी टीम का ग्राफ रोज़ डे बाय डे नीचे की तरफ जा रहा है। सर, मैंने आपको हॉकी की, पाकिस्तान हॉकी की एक एग्जाम्पल दी है, और वो टून जो है वो हमें सेट होती हुई नज़र आ रही है कि नीचे से टैलेंट आ नहीं रहा। कोचेज़ आप इतने ज़्यादा आपने रख लिए हैं, आपने ऐसे बंदे को चीफ एग्जेक्टिव लगा दिया है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेटर ख़त्म हो गए थे। जो आपने मोहम्मद वसीम को इंग्लैंड से इंपोर्ट करके यहाँ पे क्रिकेट का जो है ना वो सारा ऑल इन ऑल बना दिया। देखिए, ये सिर्फ हॉकी नहीं है। अगर आप देखो, हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट, ये तीनों हमारी टॉप पे थी। पहले हॉकी गई, उसके बाद स्क्वॉश गई, अब क्रिकेट क्रिकेट का ग्राफ भी नीचे आता जा रहा है। यानी पाकिस्तान टीम का जो इमेज था इंटरनेशनल लेवल पे, वो अब बिल्कुल गिरता जा रहा है। आपके पास कोई बड़ा नाम, देखिए इतने सारे अरसे में आपके पास एक बाबर आजम आया है, आप वो वाले प्लेयर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? आप देखो, आप एक्सपेरिमेंट ही इतने कर रहे हो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप हर 2 साल के बाद सिस्टम चेंज कर देते हो, नया बोर्ड आता है वो अपना सिस्टम ले आता है। अभी ये वाला बोर्ड आया, ये जो लोग आए हैं इन्होंने टोटली पीछे वाला जो 40 साल से चल रहा था वो सारा सिस्टम ही गिरा दिया। देखें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखें, जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, जो कोचेज स्पेशली इस वक्त लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये सिस्टम ठीक है। या तो अगर आपने ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट खेलनी है तो फिर या तो आपको पता हो कि हमारी पॉपुलेशन भी उतनी हो, उतने ही हमारे पास प्लेयर्स हों जितनी ऑस्ट्रेलिया में लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन देखें, हमारी पॉपुलेशन देखिए, हमारा सिस्टम देखें कि जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम एक सिस्टम के थ्रू ये खेल रहे हैं, लाइक डिपार्टमेंट क्रिकेट ही 3,3500 लड़का इन्होंने फारिग कर दिया है इसी चक्कर में, नए सिस्टम के चक्कर में, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आप ओवरऑल देखें, शायद भाई, तो रिजल्ट तो हमारे पास ज़ीरो है। देखिए, अभी ये जो नया सिस्टम लेके आए, मैं कहता हूँ चले ये मान लेते हैं ये सिस्टम अच्छा है, इसको और भी ये बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर इसको कंटिन्यू करें। देखिए, ऐसा ना करें कि ये वाले लोग आए हैं तो ये सिस्टम आ गया, अभी ये वाले लोग जाएंगे, दूसरे आएंगे तो वो अपना सिस्टम ले आएंगे, तो फिर इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं होगी।
इवन आप प्लेयर्स को देखें, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेचारे कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान पे बैठ गया है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके शायद भाई घर जो के मुल्क से बाहर राशन, वक्त हाँ, गुजारने पे उनके घर मजबूर के हैं। चूल्हे बंद हो गए हैं। बिल्कुल। आपने उनके लिए क्या सोचा है? देखिए, कोई भी ऑल्टरनेट जब आप करते हो, कोई भी नया सिस्टम लेके आते हो, तो जो उस सिस्टम से रिलेटेड लोग होते हैं, आप उनका भी तो सोचते हो ना कि यार ये अब फ़र्ज़ करो ये नया सिस्टम कंप्लीट करने में जो चीज़ें रह गई हैं उनको कह रहे हैं जी डे बाई डे हम करते जाएंगे, तो वो जो 2 साल का अरसा लगेगा या 3 साल का अरसा लगेगा, उस 2-3 साल के अरसे में वो बच्चे जो बेचारे इसी क्रिकेट से अपना घर चला रहे थे वो क्या करेंगे? आपने कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? अब वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। मोस्टली ऐसे प्लेयर्स हैं इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मजदूरी कर रहे हैं और अपना वक्त गुजारने के लिए वो किसी और जॉब या कोई काम करें क्रिकेट से हट के। हालांकि देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मेरी तो एक पीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी उनसे गुजारिश है नाजरीन, कि जो लड़के बेरोज़गार हुए हैं, खुदारा उनके लिए भी कोई अल्टरनेट सोचें ताकि उनके घरों के चूल्हे भी चलें। शायद भाई मसला एक और भी है यहाँ पे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेके हम आगे चलते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर है वो दूसरे स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस सिस्टम के थ्रू हमने अंदर कैसे जाना है। जैसे पहले एक प्लेटफॉर्म होता था, ये लड़का अंडर 16 है, अंडर 19 ग्रेड 2 हो रही है या डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, लड़कों को इन्फॉर्म किया जाता था कि 19 के ट्रायल हैं, ट्रॉफी के ट्रायल हैं, किस चीज़ के ट्रायल्स हैं। अब तो एक नॉमिनेटेड लड़के होते हैं, तुम ही आ जा, तुम ही आ जा, तुम ही आ जा, ट्रायल दो। जो अपने 50-55 लड़के सेलेक्ट किए, जो बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग प्लेयर हैं जो इस वक्त टीमों के साथ नहीं हैं और बेरोज़गार हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि आप कोई भी सिस्टम चेंज करते हो ना, तो जब भी नया सिस्टम लेके आते हो उसको कंप्लीट पहले तैयार करते हो। ऐसा नहीं है कि पार्शली आप लेके आ रहे हो। जी आपने क्या किया है, आपने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, रीजनें ख़त्म कर दी, आप ये वाला सिस्टम ले आए हो। अब इस वाले सिस्टम में आपने 5 या 6 टीमें बनाई, बाकी प्लेयर्स क्या करेंगे? अगर आप कहते हो, जैसे मेरी सकलैन से मुलाकात हुई, मोहम्मद जाहिद से हुई, नदीम खान साहब से हुई, उन्होंने बताया कि हम आगे जाके ये करेंगे, हम सिटीज़ की टीम बनाएंगे, हम ये करेंगे। भले आप सब कुछ करो भाई, ये आप चेंज करने से पहले बनाओ सारा कुछ। जब भी आप इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आओ तो कंप्लीट सिस्टम लेके आओ ना, ताकि बाकी लोग बेचारे घरों में बैठ के आपका मुंह ना देख रहे हो, ना आपको बद्दुआएं दें। तो इन्होंने पार्शली लेके आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हम एक इवेंट में थे जहाँ पे वसीम खान साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, शाहिद भाई भी थे वहाँ पे। तो आप हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ये देखिए कि जो एक थर्ड पर्सन है वो वसीम खान को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि जी ये मोहम्मद खलील हैं, ये शाहिद नज़ीर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। जिस बंदे को पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स, आप देख लें कि 235 ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है, 235 टेस्ट क्रिकेटर है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव को यही नहीं पता कि ये लड़का टेस्ट क्रिकेटर है कि नहीं है। तो इस तरह के बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ करेगा, जिनको यही पता नहीं है कि इस बंदे ने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये बंदा कुछ आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। देखिए, यहाँ पे बड़ा अजीब सिस्टम है, मैं बाज़ औक़ात बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मुझे याद है चौथा टेस्ट मैच था 2006 इंग्लैंड में। अच्छा, वो गालबन ओवल टेस्ट मैच था, तो वो बॉल टेम्परिंग की कोई जो अंपायर ने कहा कि जी बॉल टेम्पर हुआ ये वो, उसकी वजह से मैच बंद हो गया। जब मैच बंद हो गया तो सारी टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई। तो अच्छा, वो चेयरमैन साहब भी थे उस वक्त वहाँ पे। तो एक बंदा चेयरमैन के साथ आया ड्रेसिंग रूम में, उसका नाम था डॉक्टर नसीम अशरफ जी। वो भी चेयरमैन, हादसाती चेयरमैन थे। मैं वो बताने लगा हूँ। डॉक्टर नसीम अशरफ को पहली दफ़ा प्लेयर्स ने देखा ड्रेसिंग रूम में और एक डिनर में। उससे पहले उस बंदे को पर्सनली जानता हो तो जानता हो, क्रिकेट के हल्के में कोई नहीं जानता था। अच्छा, वो भी कोशिश की उन्होंने की कि ये मैच का किसी तरह से ये मामला सेटल हो, लेकिन ना हो सका। खैर, जब टीम टूर से वापस आई पाकिस्तान तो पता चला कि डॉक्टर नसीम अशरफ को आपका चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया, हादसाती चेयरमैन लगा दिया गया था। मैं सर इसी तरह ये वसीम खान साहब हैं, मैं तो इनको नहीं जानता था पहले, और मैंने अभी तक जिन क्रिकेटरों से बात की है कोई भी नहीं इनको जानता था। क्रिकेट के हल्के में पाकिस्तान में इनको कोई नहीं जानता था। अच्छा, इनको भी उसी तरह लेके आए इंग्लैंड से,
जैसे डॉक्टर नसीम अशरफ को इंग्लैंड से लेके आए थे, इनको बनाया, इनको कैसे पता होगा प्लेयर्स का, इनको कैसे पता होगा यहाँ के लोकल सिस्टम का, क्रिकेट का डोमेस्टिक कैसे चल रही थी। आप तो काउंटी वहाँ पे चला रहे थे या काउंटी में किसी में इन्वॉल्व थे। एक काउंटी चलाने में और पाकिस्तान की क्रिकेट चलाने में बहुत फ़र्क होता है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर गुजरे हैं। देखें, मैंने कई मरतबा ये बात की है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि हमेशा अगर क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं तो पिछले 10-12 साल से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये बात उठाता रहा हूँ कि जिन लोगों से आप पैसा कमाते हो उनको पैसा रिटर्न करो। देखो, अगर आपके पास अच्छे प्लेयर नहीं होंगे तो आपके पास बहुत बड़े अच्छे स्पॉन्सर भी नहीं आएंगे, तो यही आपका सबसे नाम बड़ी भी, आई आपकी टीम का बड़ा नाम भी नहीं होगा दुनिया में। तो अब ये वाला जो सिस्टम लेके आए, इसमें पैसे तो ज़रूर बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो उन प्लेयर्स के जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें खेल रहे हैं, और जो नहीं खेल रहे उनका कौन सोचेगा। हर टीम में आप शायद भाई ये देख लें कि कम से कम हर टीम में 8 से 10 जो हैं वो टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर तो ऑब्वियसली खेलेंगे क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने। लेकिन जो नया आने वाला टैलेंट है वो आपका गुम गया है, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। देखिए, आपके ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे, स्कूल क्रिकेट नहीं होती थी क्या? सबसे ज्यादा स्कूल क्रिकेट थी, कॉलेज क्रिकेट नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं होती थी। और क्लब क्रिकेट की क्वालिटी कितनी अच्छी थी कि टेस्ट प्लेयर आके क्लब क्रिकेट खेलते होते थे, और आपके यानी क्लब क्रिकेट में पॉलिटिक्स कम थी, क्रिकेट ज़्यादा थी। अब देखो, पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई थी, लेकिन चलो अब ये इसके आने से थोड़ा सा इन्होंने तो खैर बिल्कुल ही उनको कट ऑफ कर दिया है। जो लोग आपकी रूट्स को पानी देने वाले हैं, जो रूट्स की हिफाजत करने वाले हैं, जो इस दरख्त को बड़ा करने वाले, उनको तो आपने खैर बिल्कुल दफन ही कर दिया ना, उनको तो एक साइड पे कर दिया। वो मेहनत करेंगे क्या? वो किस लिए मेहनत करेंगे? अब देखें, एक वक्त था कि लड़कों में इतना जोश और जज्बा होता था कि जैसे स्कूल में वो एडमिशन उनके होते, स्पेशली आफ्टर 5, तो सबसे पहले उनका फोकस होता था कि यार हमें किस स्कूल में अच्छी, मुझे याद है कि किस स्कूल में आपको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी, किस कॉलेज में आपको अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी, किस क्लब तो बाद में आता था ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। किस क्लब में आपको अच्छी क्रिकेट खेलने को हमारे जो थे वो इतने मतलब पुरजोश होते थे। सिर्फ ये स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन बोर्ड की जो क्रिकेट होती थी। अब हमें किसी स्टेज पे, किसी लेवल पे आप देख लें, हमें नीचे टैलेंट नजर ही नहीं आ रहा। जब आपके पास, अगर आप इन पे काम कर रहे हैं तो काम तो बेसिकली किया जाता है जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेजेस के बच्चे हैं, उन पे काम किया जाता है। वो सारी क्रिकेट तो आपने ख़त्म कर दी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लीग खेलता था इंग्लैंड में, अब यकीन करें कि फ़र्ज़ को मेरा क्लब था वहाँ पे, जिस क्लब से मैं खेलता था। अच्छा, मैंने उस क्लब में वीक में 1 मैच खेलना है, मेरे पास 6 दिन होते थे। अच्छा, वो क्या करते थे कि वो संडे को सुबह मॉर्निंग में अंडर 12, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 के बच्चों को, जो उस क्लब के एरिया में आते थे, उनको बुलाते थे, और जो प्रोफेशनल वहाँ क्लब में खेलने जाता था, उस प्रोफेशनल से, वो चाहे टेस्ट प्लेयर हो या अच्छा फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, वो उन बच्चों को ट्रेंड करता था वीक में 1 दिन। अब सोचें कि वो हमें कोचिंग के तो पैसे नहीं देते थे ना, हमें खेलने के पैसे देते थे, लेकिन इसके बावजूद हमें वो इधर भी यूटिलाइज करते थे कि आपने हमारे बच्चों को भी साथ ट्रेन करना है। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है जी आपके पास? जी बिल्कुल शाहिद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे ना हमें कोई नया टैलेंट नज़र आ रहा है, और ना जो डोमेस्टिक नया स्ट्रक्चर बना है उस पर हमें काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट भी जिस तरह जो हॉकी का हाल हुआ है, वही हाल हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतने, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।